जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार के वीकली करंट अफेयर्स में। और इस वीडियो में हम 29 जून से 5 जुलाई तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली न्यूज़ है, सीतामढ़ी में 3 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की गई हैं और ये किया गया है कल्याणक महोत्सव के अवसर पे। ठीक है, कल्याणक महोत्सव के अवसर पे 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं सीतामढ़ी में। कल्याणक महोत्सव जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है 24वें और लास्ट जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म को कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाते हैं जैन लोग। तो सीतामढ़ी में 35 फुट ऊंची मूर्तियां जो हैं वो स्थापित की गई हैं और ये मूर्तियां जैन के 3 तीर्थंकर की हैं, जिसमें भगवान आदिनाथ, भगवान मल्लीनाथ और भगवान नमीनाथ स्वामी। तो इन तीनों लोग की मूर्तियाँ जो हैं वो स्थापित की गई हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी इसलिए भी फेमस है क्योंकि देवी सीता का जन्म स्थान है ये, यहाँ पे देवी सीता का जन्म यहाँ पे हुआ था। और ये मूर्तियाँ सीतामढ़ी के श्री मिथिलापुर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं सीतामढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। तो सीतामढ़ी में स्थित है जानकी टेम्पल, और जानकी टेम्पल जो है वो बर्थ प्लेस है माता सीता का, और जानकी टेम्पल के पास प्रेजेंट है जानकी कुंड। उसके अलावा सीतामढ़ी में देवकुली है, जिसको हम देवकुली के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे एंशियंट शिवा टेम्पल प्रेजेंट है और यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे जो है मेला लगता है। और ये कहा जाता है कि जो देवकली है वो द्रौपदी का बर्थ प्लेस था। उसके बाद है हालेश्वर स्थान, और यहाँ प्रेजेंट है हालेश्वर नाथ टेम्पल, और हालेश्वर नाथ टेम्पल बनवाया था विदेहा के राजा ने। और सीतामढ़ी में ही है पंथ पकार, और पंथ पकार जो है ये रूट था, माता सीता जब अयोध्या जा रही थी तो इसी रूट से गई थी। उसके बाद है बगही मठ। बगही मठ जो है वो एक हिंदू मॉनेस्ट्री है और यहाँ पे 108 रूम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे वर्शिप और यज्ञ किया जाता है। उसके बाद है पुपरी। पुपरी फेमस है बाबा नागेश्वर नाथ टेम्पल के लिए, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उसके अलावा सीतामढ़ी में गोराल शरीफ भी है, जो कि मुस्लिम्स के लिए एक सैक्रेड प्लेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। तो रिसेंटली बिहार की सरकार ने अनाउंस किया है कि वो MBBS कोर्सेज अब हिंदी में स्टार्ट करेगी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, और बिहार ऐसा करने वाला दूसरा स्टेट बन जाता है आफ्टर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी MBBS कोर्सेज हिंदी में लॉन्च किए गए हैं और अगले साल से बिहार में भी MBBS कोर्सेज जो हैं वो हिंदी में चलेंगे। और इसको लाने का जो मेन उद्देश्य है वो है हिंदी को प्रमोट करना, और हमारे बिहार में लगभग 85,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार ने 6ठा रैंक हासिल किया है पेशेंट के डिजिटल रिकॉर्ड्स बनाने में। तो ये डाटा जारी किया है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने 25 जून 2024 को, और इस डेटा के अंतर्गत कहा गया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, उन्होंने जो है डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया है लगभग 14.16 मिलियन पेशेंट्स का। ठीक है, 14.16 मिलियन पेशेंट का जो है डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है बिहार के हॉस्पिटल्स के द्वारा। वहीं इस लिस्ट को टॉप किया है यूपी ने। यूपी में टोटल 99.20 मिलियन पेशेंट जो हैं उनको डिजिटली रजिस्टर किया गया है। अगर बात करें रीजनल रैंकिंग की, तो बिहार के पटना ने टॉप किया है, और बिहार में सबसे लोवेस्ट रैंक मिली है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को। तो पटना ने टॉप किया है और सबसे लोवेस्ट है शेखपुरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो ये योजना 2 अक्टूबर 2016 को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत 20 से 25 साल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कुछ सहायता राशि, कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे 2 साल तक के लिए। यानी 2 साल तक जो है हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है। और इसका लाभ वही यूथ ले सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल है और उन्होंने अपना इंटर किया हो, और इंटर के अलावा उन्होंने कोई ऊंची और डिग्री हासिल न की हो। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है, या उनके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, या उन्होंने एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत उनको एक मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बिहेवियरल स्किल्स में। तो ये ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी है, बिना इस ट्रेनिंग के उनको इस भत्ते का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार के संपूर्ण अभियान कैंपेन के बारे में। तो बिहार में ये कैंपेन 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जाएगा, और ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पॉलिसी कमीशन के द्वारा। और इस कैंपेन के अंतर्गत वेरियस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को टारगेट किया गया है। इस कैंपेन का उद्देश्य है कि हेल्थ के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए और जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए, उनके न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, और सोशल डेवलपमेंट और एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो पहले बात करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में।
तो नेशनल लेवल पे 26.2% जो पॉपुलेशन है उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं बिहार में ये परसेंटेज 31.1% है। चाइल्ड के न्यूट्रिशन में नेशनल लेवल पे 18.8% है, यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल या उससे कम है उसमें 18.8% बच्चों को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। वहीं बिहार में ये परसेंटेज 21.8% है। इसका मतलब बिहार जो है वो बच्चों के न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहा है। उसके बाद है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के मामले में बिहार और नेशनल डाटा दोनों सेम है, 18.8%, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे 18.8% महिलाओं को अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। नेक्स्ट है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, यानी बच्चों के टीकाकरण के संबंध में। तो जो नेशनल परसेंट है वो है 29.4% और बिहार में है 28.6%। तो बिहार में नेशनल एवरेज से थोड़ा कम है। तो बिहार सरकार को चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी ड्यूरिंग बर्थ। तो नेशनल एवरेज है 79.4% और बिहार का एवरेज है 71.5%, यानी बिहार में 71.5% लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। बात करें अगर हेल्थ इंश्योरेंस की, तो जो नेशनल परसेंटेज है वो 78.6% है, वहीं बिहार में ये परसेंटेज 71.5% है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो इसका मतलब कि हेल्थ के इंश्योरेंस के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू क्लीन वाटर, यानी पीने का साफ पानी। तो इसमें जो नेशनल एवरेज और बिहार का एवरेज है दोनों सेम है। केवल 9.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको ही साफ पानी मिलता है। तो यहाँ नेशनल और स्टेट लेवल दोनों को जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों ये डाटा जो है वो आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो रिसेंटली ओम बिरला जी दूसरे बार बने हैं लोकसभा के स्पीकर। हमारे संविधान का आर्टिकल 93 कहता है कि जो लोकसभा होगी वो चूज़ करेगी 2 मेंबर्स को, एक होगा स्पीकर और दूसरा होगा डिप्टी स्पीकर। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अभी तक टोटल 16 लोगों द्वारा लोकसभा स्पीकर की पोस्ट हेल्ड की गई है और जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग लोक स्पीकर थे लोकसभा के वो थे बलराम झाकर, और ये 9 साल और 329 दिन रहे लोकसभा के स्पीकर। बात करते हैं वुमेन स्पीकर्स के बारे में। तो मीरा कुमार पहली ऐसी महिला थी जिनको लोकसभा का स्पीकर चुना गया था और 15वीं लोकसभा के टाइम पे इनको स्पीकर चुना गया था और 2009 से लेकर 2014 के बीच में ये लोकसभा की स्पीकर रहीं और ये बिलोंग करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी के बारे में। तो रिसेंटली बनेरघट्टा बायोलॉजिक पार्क जो कि बेंगलुरु में पड़ता है, यहाँ पे साउथ इंडिया का पहला और इंडिया का सबसे बड़ा लियोपार्ड सफारी स्टार्ट किया गया है और इसका इनॉग्रेशन किया कर्नाटका के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने। और ये जो सफारी है वो 20 हेक्टेयर के लैंड में फैला हुआ है और यहाँ पर लेपर्ड्स की डिफरेंट वैरायटी को शो किया जाएगा। और ये जो बायोलॉजिकल पार्क है यहाँ पे सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट प्रेजेंट है। लेपर्ड जो है वो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है और साइट्स की लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में है। वहीं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में ये शेड्यूल 1 में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कपिल देव के बारे में। तो रिसेंटली कपिल देव जी को नियुक्त किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं कपिल देव और इनके पहले HR श्रीनिवासन थे, तो इनकी जगह पे अब कपिल देव बने हैं गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। बात करें गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, तो गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अभी जो टाइटल है वो है टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, क्योंकि टाटा स्टील जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। और इस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था 2006 में और 1997 से 2006 के बीच में इसका नाम था इंडिया PGA गोल्फ टूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट इंटरनेशनल सोलर एलियांस। तो रिसेंटली पराग्वे ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर एलियांस और पराग्वे 100th मेंबर हो गया इंटरनेशनल सोलर एलियांस का। और इंटरनेशनल सोलर एलियांस को 2015 के COP21 के मीटिंग में जो कि पेरिस में कंडक्ट किया गया था, इसको इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर फाउंड किया था। और इंटरनेशनल सोलर एलियांस का जो मेन एम है वो है सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में प्रेजेंट है। टोटल 119 देशों ने इसको साइन किया है और 100 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया है। वहीं स्पेन जो था वो 99th मेंबर था और अब 100वां मेंबर बन गया है पराग्वे। बात करें इंटरनेशनल सोलर एलियांस के मेन गोल्स की, तो सोलर टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करना और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसको सपोर्ट करना और बदलते हुए मौसम से फाइट करना और रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, यानी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें। दोस्तों अगर आपको COP21 के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, वो देखिएगा। अभी तक जितनी भी COP21 की मीटिंग हुई है उसमें सभी डिटेल आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रीडम एज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में।
तो रिसेंटली ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया बिटवीन साउथ कोरिया, यूएस और जापान। तो साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच में फ्रीडम एज नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई साउथ कोरिया के जीजू आइलैंड पे, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, क्योंकि रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में, जिसके तहत उन्होंने डिसाइड किया है कि अगर नॉर्थ कोरिया या रशिया दोनों पे कोई भी एक देश आक्रमण करता है तो ये दोनों देश जो हैं वो उस पर मिल के आक्रमण करेंगे। तो इसी को देखते हुए जो है साउथ कोरिया ने ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया है, और इसमें पार्टिसिपेट किया साउथ कोरिया, यूएस और जापान ने। कई एरियाज़ हैं जिन पे इस एक्सरसाइज का मेन फोकस रहा, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम इंटरडाक्शन, डिफेंसिव साइबर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने अटेंड किया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये मीटिंग, और ये मीटिंग कंडक्ट की गई अस्ताना में 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में। और जो मेन फोकस रहा इस मीटिंग का वो रहा रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन, बूस्टिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। बात करें कौन कौन से देश एससीओ के मेंबर्स हैं, तो करेंटली 9 कंट्रीज़ हैं जो एससीओ की फुल मेंबर हैं, जिसमें इंडिया, इराक, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। बात करें इंडिया और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध की, तो इंडिया ऑब्जर्वर है 2005 से, और इंडिया 2017 से फुल मेंबर है। बात करें इंडिया के इंटरेस्ट की, तो इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो है एंटी टेररिज्म, यानी टेररिज्म से फाइट करना, इसीलिए इंडिया के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया है। बात करें एससीओ का गठन कब हुआ, तो इसको संघाई में इस्टेब्लिश किया गया 2001 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के द्वारा। तो 2001 में संघाई में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, और आदित्य L1 ने अपना पहला हेलो ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया है सन और अर्थ के अराउंड, यानी जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंज 1 पॉइंट, उसकी एक रोटेशन पूरी कर ली है। तो उस एक रोटेशन को पूरा करने में लगता है 178 डेज़। तो इस रोटेशन को पूरा कर लिया है आदित्य L1 ने। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, और 6 जनवरी 2024 को इसका हेलो ऑर्बिट इंसर्शन हुआ था, यानी ये हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया था। बात करें अगर लैग्रेंजियन पॉइंट की या लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो सन और अर्थ दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल है, तो उस ग्रेविटेशनल पुल के बीच का जो पॉइंट है उसको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे सन और अर्थ दोनों की जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। एक तरीके से सन की भी ग्रेविटी और अर्थ की भी ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी जो है वहाँ हल्की थोड़ी कम रहती है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि उस पर ग्रेविटी का असर नहीं पड़ेगा, ना वो सन की तरफ खिंच जाएगा और ना ही वो अर्थ की तरफ खिंच जाएगा। और लैग्रेंज पॉइंट जो ये नाम है, ये नाम दिया गया है इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैत्री एक्सरसाइज के बारे में। तो मैत्री एक्सरसाइज जो है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा और थाईलैंड की आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। ये मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट किया जाएगा थाईलैंड के टाक प्रोविंस में। इसका जो पिछला एडिशन था वो 2019 में कंडक्ट किया गया था मेघालय उमरोई में। वहीं इसका जो पहला एडिशन था वो 2006 में कंडक्ट किया गया था। तो 2006 से जो है मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन थाईलैंड एंड इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के बारे में। तो इनके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया, और उसके तहत कहा गया कि इंडिया का जो पावर्टी रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी 2011-12 में जो इंडिया की पावर्टी रेट थी वो 21% थी। वहीं 2023-24 में इंडिया की जो पावर्टी रेट है वो 8.5% है। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया कि जो क्रोनिक पावर्टी है उसमें हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में और लोग पावर्टी का शिकार हो सकते हैं। और इस रिसर्च में इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डाटा यूज़ किया गया था पावर्टी को मेज़र करने के लिए। इसके अलावा इस रिसर्च में तेंदुलकर कमेटी का डाटा भी यूज़ किया गया था। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, यानी जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में, 2011-12 में 24.8% पावर्टी थी, वहीं अब जो है 8.6% पावर्टी है। वहीं अर्बन एरियाज़ में भी हमको डिक्रीज़ देखने को मिला है, 13.4% से 8.4% हो गया है। इसके अलावा कुछ और रिसर्च पहले कंडक्ट की गई थी, जैसे SBI के द्वारा एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें कहा गया कि जो रूरल पावर्टी है वो 7.2% है, वहीं जो अर्बन पावर्टी है वो 4.6% है। SBI के अलावा रंगराजन और देव कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, और इसमें कहा गया था कि 2022-23 में इंडिया की जो पावर्टी रेट है वो 10.8% है,
और नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया की जो पॉवर्टी रेट है वो 5% है। और इस रिपोर्ट के तहत पॉवर्टी का कॉज बताया गया कि 3.2% लोग जन्म से ही पुअर हैं और 5.3% जो लोग हैं वो अपने लाइफ के एक्सीडेंट्स की वजह से पुअर हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डाटा यूज़ किया गया था 2011-12 का और 2022 से 24 का डाटा। बात करें नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा भी फंड प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंडिया की ओल्डेस्ट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉट प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ई सांख्यिकी पोर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक पोर्टल डेवलप किया गया है ताकि रियल टाइम इनपुट प्रोवाइड किया जा सके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनको, और साथ ही साथ इसका लाभ जो है पब्लिक के द्वारा भी लिया जा सकता है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि रियल टाइम डाटा इनपुट प्रोवाइड किया जा सके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो कोई रिसर्च की फील्ड में लगे हुए हैं या आम पब्लिक भी अगर डाटा देखना चाहे तो वो देख सकती है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉम्प्रहेंसिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा सके और लोगों तक डाटा जो है वो पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के नेट ज़ीरो ट्रांजिशन प्लान के बारे में। तो हमारी कंट्री का एम है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाएं और ये टारगेट सेट किया गया था COP26 की मीटिंग में। और इस प्लान को फॉलो करने के लिए नीति आयोग के द्वारा जो है 6 डेडिकेटेड मल्टी सेक्टोरल कमिटीज़ का गठन किया गया था और इसी के अंतर्गत इंडिया का कुछ पंचामृत क्लाइमेट एक्शन टारगेट है, जिसमें पहला टारगेट है कि 2030 तक जो इंडिया का 50% इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से लिया जाए, यानी 2030 तक 50% जो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगा। दूसरा टारगेट है 2005 के कंपैरिजन में जो कार्बन की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जाए और लगभग 45% से रिड्यूस किया जाएगा 2005 के लेवल के कंपैरिजन में। तीसरा टारगेट है कि 2.5 से 3 बिलियन टन का एक कार्बन सिंक बनाया जाएगा और ये कार्बन सिंक बनाया जाएगा फॉरेस्ट और ट्रीज़ को प्लांट करके लगा के। इसके अलावा एक मास मूवमेंट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और इसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 2070 तक इंडिया नेट ज़ीरो एमिशन करने वाली कंट्री बन जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ किंगस्टोन ओवल स्टेडियम बारबाडोस में 29 जून को और ये मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया और विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच और इन्होंने 76 रन बनाया 59 बॉल्स में। इस वर्ल्ड कप में टोटल 20 कंट्रीज़ द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और टोटल 55 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे जसप्रीत बुमराह और सबसे ज़्यादा रन बनाया रहमानुल्लाह गुरबेज ने, ये अफगानिस्तान के हैं, इन्होंने 281 रन बनाए। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लिए फजल हक फारूकी ने और अर्शदीप सिंह ने। फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के हैं, अर्शदीप सिंह इंडिया के हैं और इन दोनों लोग के द्वारा 17 विकेट लिए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, जो कि एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है और ये हेल्प करेगा क्रॉस बॉर्डर के पेमेंट्स में, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो पेमेंट होता है उस पेमेंट के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया गया है ताकि दो कंट्रीज़ के बीच में ईजिली पेमेंट हो सके। और प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो इनिशिएटिव है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का और ये एग्रीमेंट 30 जून 2024 को बेजल स्विट्जरलैंड में साइन किया गया और इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के कई बैंक शामिल थे जैसे इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कहा गया कि इंडिया के यूपीआई का भी यूज़ किया जाएगा। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको संभालती है हमारी एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करें फ्यूचर एक्सपेंशन की तो इंडोनेशिया भी आगे चल के इसका मेंबर बन सकता है और प्रोजेक्ट नेक्सस का मेन एम ये भी है कि वो ग्लोबल रीच कर सके, यानी आसियान कंट्रीज़ और इंडिया के अलावा भी ये बाकी कंट्रियों तक पहुंच सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कुछ इंपॉर्टेंट बुक रिलीजेस के बारे में। तो रिसेंटली मनोज बाजपेयी के ऊपर एक किताब लिखी गई है पीयूष पांडे जी के द्वारा, जिसका टाइटल है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी कुछ किताबें रिलीज़ की गई हैं जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के ऊपर हैं। तो एम वेंकैया नायडू के 75th बर्थडे के अवसर पे ये किताबें रिलीज़ की गई हैं, जिसमें पहली किताब है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस और इसको लिखा है श्री एस नागेश कुमार ने एंड ही वॉज द फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर ऑफ द हिंदू। और जो सेकंड किताब है वो एक फ़ोटो क्रॉनिकल है, इसका टाइटल है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 30th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
और ये फ़ोटो क्रॉनिकल कंपाइल किया है डॉक्टर IV सुब्बा राव ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं वाइस प्रेसिडेंट के। तीसरी किताब जो है वो एक पिक्टोरियल बायोग्राफी है और ये तेलुगु में है। इसका टाइटल है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू और इसके ऑथर हैं श्री संजय किशोर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हैं। जैसे 1 जुलाई से जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं वो इंडिया में अप्लाई हो गए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आ चुके हैं। और ये किसके प्लेस पे आए हैं? तो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के प्लेस पे जो है ये तीनों नए क्रिमिनल लॉ जो हैं वो आए हैं। नेक्स्ट है 30वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून 2024 को जो है इनको आर्मी का चीफ बनाया गया और इन्होंने सक्सीड किया जनरल मनोज पांडे को। इसके अलावा हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल VR चौधरी ने इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में एक वेपन सिस्टम स्कूल और इसका इनॉग्रेशन किया गया है एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में। तो ये इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। थैंक यू एंड थैंक्स।